नमस्कार। उत्तर प्रदेश आज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। एक नया शो फुल एंड फाइनल जिसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं और उसका पहला एपिसोड है ये, जिसमें हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नामी गिरामी शख्स से जो चर्चाओं में तो रहा लेकिन अपनी गंदी आदतों के कारण। ऐसा गैंगस्टर जिसे आज तक याद किया जाता है और उसका कैसे एनकाउंटर हुआ, किसने किया और उन्होंने इस एनकाउंटर के पीछे अपना मकसद कैसे क्या कुछ बताया और किस तरीके से उन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंगस्टर पैदा हुआ था जो किस्से कहानियों में आज भी जिंदा है। 90 के दशक से इस गैंगस्टर ने न सिर्फ अपराध की दुनिया को बदल कर रख दिया बल्कि सरकार को भी पुलिसिंग के पारंपरिक तौर तरीकों से आगे सोचने को मजबूर किया। यानी कह सकते हैं कि जो पुलिस की प्रक्रिया थी गिरफ्तारी से लेकर एनकाउंटर तक की, उसको यूपी सरकार को चेंज करना पड़ गया इस आदमी के आगे। इस गैंगस्टर का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला कौन और क्या कुछ उसका इतिहास रहा है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे आगे के लिए। यूपी के इतिहास की पहली मोबाइल सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड इसी गैंगस्टर के सिम कार्ड की निकाली गई थी। ये आपके जीके का भी सवाल हो सकता है और इसे नोट भी करना चाहिए आपको। इसी गैंगस्टर के चलते पहली बार यूपी पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस शब्द सुना। ये भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इसी दौरान जानती है कि सर्विलांस शब्द होता क्या है और सर्विलांस का आखिर उपयोग क्या होता है, जो आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। ये वो दौर था जब पुलिसिंग पूरी तरीके से मुखबिरों पर टिकी होती थी। यानी वो दौर था जब मुखबिर होते थे पुलिस के, वो कुएं से लेकर तालाबों से लेकर गाँव में बसते थे, दौड़ लगाते थे। और वो मूवी आपने देखी होगी तिरंगा, जिसमें एक मुखबिर रहता है जो फ़ोन कर करके बार बार चीज़ें बताता है लेकिन अंत में उसकी मौत हो जाती है। कुछ इसी तरीके से पहले मुखबिर होते थे जो पुलिस को फ़ोन करके सूचना देते थे और इन्हें पुलिस ही पालती थी एक तरीके से। लेकिन लखनऊ में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जघन्य हत्याओं में सब कुछ बदल कर रख दिया था उस दौर में जब मुखबिर की घटना होती थी। जब मुखबिर जैसे लोग पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है और कौन ऐसा आदमी है जो आगे हो सकता है हत्याएं कर सकता है या फिर किसी घटना को अंजाम दे सकता है। 1997 में लखनऊ में एक के बाद एक 3 हत्याएं हो चुकी थी। पूरा शहर दहल गया था, राजधानी दहल गई थी। ये सभी घटनाएं दिन दहाड़े अंजाम दी जाती थी। पहले एक लॉटरी व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या हुई। इसके बाद पूर्वांचल के माफिया वीरेंद्र शाही को एक बच्चों के स्कूल के पास गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद हुसैनगंज चौराहे पर स्थित एक दिलीप होटल के कमरे में जो है वो AK-47 की गोलियां से छलनी कर दिया गया। यहां मारे गए लोग भी पूर्वांचल के ही थे। ये हुसैनगंज जौनपुर में पड़ता है। प्रदेश की राजधानी में इन ताबड़तोड़ घटनाओं से तत्कालीन कल्याण सरकार दबाव में आ गई थी। पुलिस पर यह दबाव और भी बढ़ गया था। लखनऊ पुलिस सरगर्मी से इन घटनाओं के पैटर्न और उसके पीछे शख्स की तलाशी में लग गई। लेकिन वो सोचिए आज के पुलिस और उस समय के पुलिस में कितना अंतर था कि पुलिस के पास न सर्विलांस की चीज़ें थी, ना वो किसी तरीके से ऑटो डिटेक्ट लोकेशन होती थी जिसके जरिए आज के पुलिस तलाश तो करती है लेकिन विकास दुबे जैसे लोग उसको फर्राटे से गुमराह करते फिरे। वीरेंद्र शाही की हत्या के दौरान तो ज़्यादा सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन दिलीप होटल की घटना के बाद से पुलिस को पता चला कि गोरखपुर का कोई श्री प्रकाश शुक्ला नाम का युवक है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब यहीं से पुलिस को जो सूचना मिलती है, जो संदेह होता है, वो एक पटकथा लिखने जा रही थी, यानी श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की। लखनऊ में तत्कालीन सीओ रहे कैसरबाग और अब रिटायर्ड IPS राजेश पांडे। यूपी पुलिस उन दिनों के ये चुनिंदा अफसरों में से एक हैं जो सबसे पहले श्री प्रकाश शुक्ला की खोज में लगे और तमाम चुनौतियों से जूझते हुए इस दुर्दांत अपराधी को उसके अंत तक पहुंचाया था। राजेश पांडे का अब फिलहाल में एक उनका अपना YouTube चैनल भी है और यहाँ पर वो तमाम तरीके से चीज़ें जैसे वो जानकारियाँ साझा करते हैं, वो बताते हैं। अपने एक वीडियो में उन्होंने बताया कि लखनऊ में इन ताबड़तोड़ घटनाओं के बाद श्री प्रकाश को लेकर लगातार जांच में जुटे हुए थे। वो सितंबर की एक शाम और तत्कालीन SP सिटी सत्येंद्र वीर सिंह के ऑफिस में, ये उनकी कहानी मैं बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम बैठकर फ़ोन नंबरों को खंगाल रहे थे। खाली समय में हम लोग यही करते थे। पहली बार हमें मोबाइल फ़ोन की CDR प्राप्त हुई थी। उषा फ़ोन की यह CDR थी। ये श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल फ़ोन नंबर की CDR थी जिससे उसने गोरखपुर फ़ोन किया था।
यानी अब देखिए, जो सर्विलांस का जो शब्द था वो यूपी पुलिस के पास ट्रांसफर होने लगा था। इसी बीच सत्येंद्र वीर सिंह ने कहा कि चलो आज भी जनपथ पर चलते हैं। दरअसल ये पिछले जो 4 दिन थे, यानी जब ये कहानी बता रहे हैं उस दौर बता रहे हैं ये कि 4 दिनों से हम लोग जनपथ जा रहे थे। उस समय सूचना का कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं था। मैनुअली मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिलती थी। ये पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला खुद दाढ़ी नहीं बना पाता, वह हाई प्रोफाइल सैलून में ही दाढ़ी बनवाने चाहता है। मुखबिरों से मिली सूचना की जब पड़ताल की गई तो 2 सैलून पता चले। एक ताज होटल में था, दूसरा हजरतगंज स्थित जनपथ मार्केट में। जांच की गई तो ताज होटल में पता चला कि श्री प्रकाश का जो सैलून है वो वहीं पर है, यानी वहीं पर वो दाढ़ी बाल अपने बनवाता था। वहाँ काफ़ी अच्छी टिप भी देता था। इसी तरह का एक सैलून, टिप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, टिप जो अच्छी चीज़ें करने के बदौलत हम और आप जैसे लोग किसी को कुछ रुपए थमा देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दे देते हैं, कुछ तारीफ कर देते हैं, वह टिफी हो गई। इसी तरह का एक सैलून हजरतगंज में भी स्थित जनपथ मार्केट में था। इसका नाम था बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून। पुलिस को सूचना थी, इस लिहाज से लगातार सैलून पर नजर रखी जा रही थी। राजेश पांडे कहते हैं कि हालांकि ये गारंटी नहीं थी कि श्री प्रकाश जनपथ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कई सुराग और मिल रहे थे। अभी तक की जांच में पता चला था कि श्री प्रकाश को महिलाओं के आसपास रहना पसंद है और जनपथ की ऐसी मार्केट में महिलाएं, लड़कियां खासकर आना जाना उनका लगा रहता है। वह उन पर कमेंट करता था, उन्हें घूरता भी था, यानी एक तरीके से कर लें कि अश्लीलता उसके जहन में भरी हुई थी। तो सत्येंद्र वीर सिंह ने जब कहा कि पेशकार आर के सिंह से बोला उन्होंने कि आप रुक जाओ, हम लोग जनपथ होकर आते हैं। लगातार खाली हाथ ही लौट रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार भी मिल जाए। लेकिन आर के सिंह ने कहा कि नहीं साहब, मैं भी चलूँगा। उन्होंने बताया कि सर, आज एल्डिको ग्रीन के पार्क में मुरारी बापू की कथा है। हम और हमारी पत्नी ये कथा सुनना चाहते थे। हम यहाँ काम खत्म करके जल्दी से चले जाएंगे, बस 2 पास का इंतजाम करवा दीजिए। आप गोमती नगर थाने में किसी से कह दीजिए, हम वहाँ जाकर पास ले लेंगे। यानी जो मुरारी बापू का कथा होता था उस दौरान, आज भी होता है, तो उस दौरान पास लगता था कि लोग अंदर आ सके, वो पास दिखाकर। कथा रात 9 बजे से उनकी शुरू होनी थी। अब राजेश पांडे अपने वक्तव्य में आगे कहते हैं कि सत्येंद्र वीर सिंह साहब के पास एक मारुति 800 कार थी। पहले यह कार बहुत चर्चित हुआ करती थी, जिसकी आज कोई कीमत नहीं रहेगी। उसमें वह खुद में, यानी वो अपने आप को बता रहे हैं राजेश पांडे, मैं, उनके पेशकार आर के सिंह और रण केंद्र सादे कपड़ों में सवार हो गए और जनपथ पहुंच गए। यहाँ दारुल शफा की तरफ से जनपथ मार्केट का एंट्री पॉइंट है। हम वहाँ पहुंचे और वहीं एक पार्किंग स्थल पर गाड़ी पार्क कर दी। आर के सिंह बेहद सौम्य, सज्जन और बहुत ही जानकार आदमी थे। एसपी सिटी के वो पेशकार भी थे। तो जितनी भी वीवीआईपी ड्यूटी एसपी सिटी के यहाँ से निर्गत होती थी, जैसे किसी को ड्यूटी लगवानी हो, कटवानी हो, छुट्टी लेनी है आदि के लिए संपर्क सूत्र आर के सिंह ही होते थे। इस कारण शहर भर के पुलिसकर्मियों से आर के सिंह का संबंध था। इसी तरह शासन को कई तरह की सूचनाएं भी एसपी सिटी दफ्तर से लगातार भेजी जाती है। उन्हें संकलित करना और समय पर भेजना आर के सिंह का काम था। यानी जो रोजमर्रा की चीजें होती थी वीवीआईपी से लेकर सिक्योरिटी तक की, वो चीजें आकलित करना, संकलित करना, ये इनका ही काम था। लेकिन इसके साथ ही वह अब नए काम में भी हमारी मदद करना चाहते थे, यानी जो श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर ये नंबर टैपिंग और ट्रेसिंग का काम था, यानी जो आज सर्विलांस कहा जाता है। इसमें तमाम तरह की जानकारी इकट्ठा करनी होती थी, जैसे नंबर वाले व्यक्ति की डिटेल क्या है, वह करता क्या है, इन सबको जुटाने में आर के सिंह सहयोग करते थे। तो जब हम लोग जनपद पहुंचे, यानी जो राजेश पांडे मैं बार बार कह रहा हूं वही कह रहे हैं ये, तो जब हम लोग जनपद पहुंचे तो हमें चेक करना था कि बड़े बैग वाले में कौन लोग हैं, कहीं वो AK-47 तो नहीं लिए हैं। दरअसल श्री प्रकाश के बारे में ये पता चला था कि वह AK-47 एक बैग में रखकर हमेशा अपने साथ रखता है। सबसे पहले हम चारों लोग बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून की दुकान पर गए। यहाँ आर के सिंह अंदर गए और उन्होंने अंदाज से कहा कि इस हुलिया, इस उम्र का कोई आदमी नहीं है। हम बाहर निकल आए। तय हुआ कि सब एक साथ ही चलते हैं। हम लोग पीछे से जनपद के मेन एंट्रेंस तक गए। यहाँ हजरतगंज के सड़क से फिर लौट गए। जनपथ में बीच में चबूतरा है जहाँ तमाम दुकानें हैं, यानी वहीं पर दुकान की जैसी चीज़ें लगाई जाती हैं। आर के सिंह वहीं ऊपर से ही रुक गए। हम लोग यानी सत्येंद्र वीर और राजेश पांडे अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं और उसके साथ रणकेंद्र जो सिपाही था। चबूतरे की सीढ़ी से नीचे उतर आए और जनपद से पार्किंग की तरफ से सीधे निकलने वाली गली से गुजर रहे थे। जैसे ही गली में घुसे एक नाटे कद का व्यक्ति बड़ा सा बैग लिए दिखा। उसके कद और बैग के साइज को देखकर मामला संदिग्ध लग गया। सत्येंद्र वीर साहब ने तुरंत कहा कि बैग खोलो। इस पर वो आनाकानी करने लगा।
इधर उधर देखने लगा। वह बार बार बैग की चेन की तरफ हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। सत्येंद्र वीर सिंह ने अपनी पिस्टल निकाल ली। इस बीच राजेश पांडे कहते हैं, मैंने चेन पूरी खोल दी। जैसे ही चेन पूरी तरीके से खुली, वह हाथ छुड़ाकर बगल में चिकन की कपड़ों की दुकान में घुस गया। राजेश पांडे चिल्लाते हैं, सर इसमें AK-47 है। फिर उस बैग को छोड़कर हम दुकानों में भागने लगते हैं। इस बीच हम सभी ने पिस्टल निकाल ली। वह दुकान के अंदर गिर गया था। अचानक उसने रणकेंद्र की पिस्टल को झपट्टा मार लिया। यानी पूरी फिल्मी स्टोरी है। एक तरीके से सोचिए कि उस समय का जो गैंगस्टर था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, फिल्में भी बन चुकी हैं, तमाम फिल्मों में आपने देखा भी होगा उसके बारे में। लेकिन राजेश पांडे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, आपको बता दें कि 2009 में जब ATS बनाया गया था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो उस टाइम भी ये उसमें फाउंडर के तौर पर रहे थे, फाउंडर मेंबर के तौर पर रहे थे। और 1999 के समथिंग जब पुलिस की UP STF की टीम आती है, तब भी ये फाउंडर की टीम में रहते हैं। वो कहते हैं कि उसकी पैरों से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह पिस्टल नहीं छोड़ रहा था। यानी उस श्री प्रकाश शुक्ला वही था, उसे मारने की भी कोशिश ये लोग कर रहे थे कि वो कम से कम पिस्टल छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। ऐसे खिंचतान में उसे दुकान से बाहर लाया गया। इस बीच फायर करना पड़ा। उसके पैरों में गोली लगी तो बड़ी मुश्किल से उसने पिस्टल छोड़ दी। अचानक हल्ला हुआ कि एक और बदमाश मारा गया है। गोली चलने की आवाज़ भी आई। इस बीच पुलिस आ गई और जिस बदमाश की गोली लगी थी उसे गाड़ी में लाद कर AK-47 के साथ ले जाया गया। इस दौरान राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर सिंह भागे, ये देखने के दूसरा बदमाश कहाँ मारा गया। हमें लगा कि संभवतः यह दूसरा आदमी श्री प्रकाश था, जिसका RK सिंह ने पीछा किया होगा। वह दिखाई नहीं दे रहा था। मौके पर गए तो आदमी गिरा हुआ था, सांस थोड़ी थोड़ी चल रही थी। ऐसा लगा कि 2-4 मिनट पहले की घटना है। उसे देखा तो सबके होश उड़ गए। वो सत्येंद्र वीर सिंह के पेशकार RK सिंह थे, जो इन लोगों के साथ ही गए थे। वह मुंह के बल पड़े हुए थे। उनके पिस्टल की डोरी बाहर की तरफ पड़ी हुई थी। खुद राजेश पांडे भी शून्य हो गए। ये लोग कुछ समझ नहीं आया इनको कि उस समय हो क्या गया। सांसें चल रही थी। गाड़ी में बिठाया गया। अस्पताल ले जाने तक का जो समय था वो तो उनका खत्म हो गया, क्योंकि RK सिंह ने दम तोड़ दिया। ये बात जंगल में आग की तरह जैसे फैलती उसी तरीके से फैल गई। जनपथ में शूट आउट हुआ है। यह बाजार लखनऊ का दिल कहा जाता है। राजेश पांडे ने कहा कि जब यह घटना हुई, मौके पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ जुट गई। लोग ये देखना चाहते थे कि किसकी मौत हो गई है। RK सिंह के मरने का जो सदमा था वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा था। ये राजेश पांडे कहते हैं। दिल्ली होटल कांड के बाद से हमारी लगातार RK सिंह के साथ बैठकें होती थी। श्री प्रकाश से जुड़ी तमाम सूचनाएं RK सिंह ही इकट्ठा करते थे। हम साथ मिलकर एनालिसिस भी करते थे, यानी बातचीत करते थे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कैसे श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ा गया। घटना की सूचना मिलते ही SSP सुबेश कुमार सिंह मौके पर आ गए। आधे घंटे में एक और सूचना मिली कि दारुल शफा के B ब्लॉक के सीढ़ियों पर एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ है। बताने वाले ने कहा कि इसमें असलहे बहुत कम है। हम लोग KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से भागकर वहां पहुंचे तो काले रंग का पिट्ठू बैग पड़ा। ये राजेश पांडे अपनी वक्तव्य में बता रहे हैं। उसे खोलकर देखा गया तो एक कार्बाइन, 2 छोटे असलहे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। अब राजेश पांडे आगे कहते हैं कि दारुल शफा में विधायक आवास है। नया मंत्रिमंडल बना था, तमाम लोगों का आना जाना था। चौकी इंचार्ज ने जांच की तो पता चला कि आधे घंटे से ये जो बैग है, काले रंग का पिट्ठू बैग है, वो यही पड़ा हुआ था। इससे पहले ये यहाँ नहीं था। यानी घटना और बैग वहां दिखने के बीच तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 20 मिनट का अंतर रहा होगा। अंदाज लगाया गया कि वह व्यक्ति यही होना चाहिए। वो किसी कमरे में छिपा हो सकता है। आशा की किरण भी दिख रही थी उधर कि श्री प्रकाश शुक्ला मिल जाएगा। पूरे शहर की पुलिस दारुल शफा पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे हर कमरे की तलाशी की गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाद में वहां से हम लोग अस्पताल आ गए। RK सिंह गोरखपुर के रहने वाले थे। उनका पूरा परिवार भी आ गया उनको देखने के लिए, क्योंकि उनका डेथ हो चुका था। इसके बाद एक बार फिर उसी रात हम लोग घटनास्थल पर गए, जहां ये सब घटनाएं हुई थी, जहां श्री प्रकाश शुक्ला को पहली बार देखा गया और RK सिंह की डेथ हो गई थी। तो कुछ लोगों से पूछताछ की गई। ज़्यादातर लोग घर जा चुके थे। इस दौरान वहां दुकान से संबंधित कुछ लोगों से बात की गई तो पता चला कि जब आप लोग उस बैग वाले आदमी से उलझे हुए थे, उसी समय ये दारोगा जी गैलरी से बहुत तेज भागते हुए गए। इनके हाथ में पिस्टल थी और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आगे कम से कम 3 लोग भाग रहे थे। इसी भागदौड़ में RK सिंह जब पार्किंग तक पहुंचे तो यहां पार्किंग में तारों की बाढ़ में फंस गए और गिर पड़े। इस दौरान भागने वाले आदमी सड़क पार कर रहे दारुल शफा के गेट के भीतर जा चुके थे। RK सिंह को गिरा देख वह तीनों वापस आ गए। इनके हाथ में जो पिस्टल थी वो छिटक गई थी।
या उठने का प्रयास भी कर रहे थे, तभी एक ने इनकी पीठ पर पैर मार दिया। बाकी दोनों ने मिलकर पिस्टल छीन ली। इसके बाद एक शख्स ने इनकी कनपट्टी से सटाकर जितनी भी गोलियां पिस्टल की मैगजीन में थी सारी चला दी। फिर उन्होंने पिस्टल की डोरी खींचकर तोड़ी और दारुल शफा से निकलकर फरार हो गए। राजेश पांडे अपने आगे कहते हैं कि अचरज की बात तो ये थी कि दारुल शफा में अच्छी खासी भीड़ रहती है, तमाम जगह संतरी की तैनाती रहती है, वहां बालकनी में साफ दिखाई देता है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। हम लोग पूरी रात इस उलझन में रहे, नहीं पता चला कि कौन आदमी थे, कहां फरार हो गए। अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस में गमगीन माहौल हो गया था। वहां पूरी पुलिस महकमा, पत्रकार और परिवार के लोग थे। इस बीच पोस्टमार्टम हाउस में अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने बताया कि 9 गोलियां लगी हैं, वो भी कनपट्टी पर। उनकी जेब से एक हनुमान चालीसा, एक पर्स जिसमें कुछ रुपए और श्री प्रकाश शुक्ला की एक फोटो मिली है। इसके बाद पुलिस लाइन में उन्हें अंतिम सलामी दी गई। बेहद दारुणिक दृश्य था, यानी आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो जिज्ञासावश श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए इन लोगों के साथ दौड़ता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच सत्येंद्र वीर सिंह ने हमसे कहा कि यानी राजेश पांडे से कहा कि सुबेश कुमार सिंह साहब सिर नीचे किए हुए हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। हम पहुंचे तो देखा कि सुबेश कुमार सिंह फपक फपक कर रो रहे हैं। बेहद कठोर हृदय के व्यक्ति जिनसे सामान्य रूप से किसी के सामान्य से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, यानी बहुत गुस्से वाले में थे और कहीं ना कहीं वो ऐसे थे कि जिनसे बात करने में लोग झिझकें। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की और चुपचाप गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से चले गए। हम और सत्येंद्र वीर सिंह साहब एक साथ बैठे और चले, हम भी चले गए। दफ्तर पहुँचे तो सुबेश कुमार सिंह साहब भी गाड़ी से उतर रहे थे। हम लोग जैसे ही उनके करीब पहुँचे तो देखा कि उनकी आंखें लाल हो गई हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। हम लोग वहाँ से फिर चले आए। हम वापस अपने कमरे में आए और काम में लग गए। सभी का मन बेहद ख़राब था क्योंकि ऐसी घटना ही घट गई थी, कुछ सूझ भी नहीं रहा था किसी को। एक दिन एसएसपी सुबेश कुमार सिंह साहब ने सभी को बुलाया और कहा कि दृढ़ निश्चय किया गया कि आर के सिंह का मौत का बदला लिया जाएगा और श्री प्रकाश शुक्ला को छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर क्या था, फिर अब इसी को लेकर पूरी तरीके से ये लोग एक्टिव होते हैं और अंत में श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ लिया जाता है। और पकड़ा क्या जाता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा एक घटनाक्रम था, एक सीक्वेंस था, वो हमने आपको बताया। और मैं अगले एपिसोड में आशा करूँगा कि मैं खुद राजेश पांडे जी को बैठाऊँ और आप तक उनसे वो कहानी, वो किस्से जानने की कोशिश करूँ जो उन्होंने उस दौर में किया था। चूँकि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनसे ये भी जानने में दिल इच्छा रहेगी कि यूपीएसटीएफ का गठन कैसे हुआ, एटीएस का गठन कैसे हुआ, ज़रूरत क्या पड़ी, और ऐसे ही कुछ तमाम तरीके के जो एपिसोड रहेंगे वो हम कंटिन्यू आपके साथ साझा करते रहेंगे। और हमारी उम्मीद रहेगी कि आप इसे अपना प्यार देंगे और शेयर करते हुए लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।